और प्रीता की बेबसी। संघर्ष ने उस वेटर को देखा जिसके हाथ हल्के हल्के से कांप रहे थे और उसके चेहरे पर भी घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन संघर्ष भी इतने घंटे ट्रेवल करके आने के बाद थक चुका था, इसलिए उसने उस वेटर के हाथों से ठंडाई ले ली और धीरे धीरे कर पीने लगा। वो वेटर वहाँ से अपना काम करके चला गया। संघर्ष वहाँ से उठकर अपने कमरे में जाने लगा। उसे गर्मी महसूस हो रही थी, साथ ही बहुत ज्यादा बेचैनी भी। वहीं प्रीता भी सारे सर्वेंट के साथ अपना काम कर रही थी। लोगों को स्नैक्स वगैरह सर्व करना और सबका ध्यान रखना कि कहीं किसी को किसी चीज की कमी तो नहीं हो रही। प्रीता वहीं पर खड़ी हुई संघर्ष को भी कब से नोटिस कर रही थी। संघर्ष को देखकर ही लग रहा था कि वो कितना ज्यादा अनकंफर्टेबल हो रहा है। उसके माथे पर पसीने की बूंदें भी थी। संघर्ष हॉल में आया तो प्रीता भी उसके पीछे पीछे ही आ गई और उसने पूछा, सर आपको कुछ चाहिए? संघर्ष अब अपना होश धीरे धीरे खोने लगा था। उसने बिना प्रीता की तरफ देखे ही कहा, गर्मी लग रही है मुझे, पानी। संघर्ष की बात सुन प्रीता जल्दी से किचन में भाग कर गई और पानी का ग्लास लेकर बाहर आई। लेकिन संघर्ष अब तक बेचैनी से उठकर अपने कमरे की तरफ जा रहा था। क्योंकि प्रीता वहाँ कुछ ही टाइम से काम कर रही थी, इसलिए उसे नहीं पता था कि संघर्ष के फ्लोर पे जाना मना है। और वो पानी का ग्लास लिए हुए संघर्ष के पीछे पीछे उसके फ्लोर तक चली गई। संघर्ष अपने बेडरूम में आया और उसने अपनी शर्ट खोलकर फेंक दी। उसे इस वक्त बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी। प्रीता ने उसे देखा तो वो तुरंत पीछे की ओर मुड़ गई और उसने वैसे ही संघर्ष को धीरे से आवाज दी, सर मैं पानी लाई हूँ। संघर्ष ने प्रीता की आवाज सुनी तो उसने पीछे पलट कर देखा। प्रीता के लंबे सिल्की बाल थे और उसने वो व्हाइट कलर की अनारकली ड्रेस पहनी थी। उसके बैक का नेक डीप था। उसने अपने आधे बाल आगे की ओर किए हुए थे और आधे पीछे की ओर थे, पर उसकी गोरी पीठ पीछे से नजर आ रही थी। उसके बाल उसकी पीठ को ढकने में नाकाम थे। संघर्ष ने जब प्रीता को ऐसे देखा तो उसका खुद पर से आपा खोने लगा। अब उसे पागलों की तरह अपने अंदर किसी चीज की कमी महसूस हो रही थी। वह आगे बढ़ा और प्रीता के करीब आ गया। प्रीता अभी भी संघर्ष की तरफ पीठ किए हुए खड़ी थी। उसे संघर्ष के इरादों का जरा भी पता नहीं था। वहीं संघर्ष जो कुछ भांग और कुछ ड्रग्स के असर से अपने हार्मोन्स पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसने प्रीता के बाल उसकी पीठ से हटाकर उसके कंधे से होते हुए आगे कर दिए। प्रीता को जब अपने पीठ पर संघर्ष की उंगलियां महसूस हुई तो उसकी पूरी बॉडी में एक सिरहन सी दौड़ गई और उसकी आंखें बड़ी हो गईं। संघर्ष प्रीता की गोरी साफ पीठ देखकर उस पर से अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रहा था। उसने थोड़ा सा नीचे झुकते हुए प्रीता की पीठ को चूम लिया। प्रीता जैसे ही कुछ कहने के लिए संघर्ष की तरफ मुड़ी, उसने पाया कि संघर्ष का चेहरा उसके चेहरे के बिल्कुल ही सामने था। प्रीता संघर्ष से थोड़ी सी ही छोटी थी, जिसकी वजह से उसका सिर संघर्ष के चिन तक आ रहा था। प्रीता ने अपनी नजरें उठाकर देखा तो संघर्ष की नजरें उसके पतले गुलाबी होठों पर टिकी हुई थी। प्रीता इससे पहले कि संघर्ष से कुछ भी कहती, संघर्ष ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे झटके से खुद के करीब किया और उसे किस करने लगा। वहीं संघर्ष की अचानक से की गई किस से प्रीता की आंखें बड़ी हो गईं और उसके हाथ से पानी का ग्लास वहीं छूट गया और वो अपने दोनों हाथों से संघर्ष के चेस्ट पर मारते हुए उसे खुद से दूर करने लगी। लेकिन संघर्ष ने प्रीता की कमर को टाइटली होल्ड किया हुआ था, जिससे प्रीता को हिलने डुलने में भी परेशानी हो रही थी। बहुत कोशिश करने के बाद भी प्रीता की कोशिश नाकाम ही रही। आखिर में प्रीता ने हार मान ली और उसकी आंखों में आंसू का एक कतरा बहकर उसके गालों पर लुढ़क गया। पर इन सब से अनजान संघर्ष अपनी मनमानी करता रहा। एक डीप किस के बाद संघर्ष ने प्रीता को झटके से अपनी गोद में उठाया और लाकर उसे बेड पर पटक दिया। प्रीता जल्दी से उठकर वहां से भागने को हुई, लेकिन संघर्ष ने उसे वापस से पकड़ लिया और अपने बेडरूम के डोर को ऑटो लॉक कर दिया ताकि प्रीता वहां से भाग न पाए। संघर्ष इस वक्त बिल्कुल भी अपने शरीर पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसका शरीर बार बार उसे प्रीता के करीब जाने पर मजबूर कर रहा था। प्रीता रो रही थी, चिल्ला रही थी, गिड़गिड़ा भी रही थी, लेकिन डीजे की आवाज में उसकी आवाज नीचे नहीं जा रही थी। और ये कम भी नहीं था कि संघर्ष का बेडरूम साउंड प्रूफ था, जिसकी वजह से प्रीता की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। इसका मतलब था कि वो तब तक वहां से नहीं निकल सकती जब तक कोई संघर्ष के कमरे में नहीं आता या फिर संघर्ष खुद उसे जाने नहीं देता।
संघर्ष ने प्रीथा को वापस से बेड पर पटक दिया और जल्दी से उसके ऊपर आ गया। उसने अपनी धीमी आवाज में कहा, सॉरी पर मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। प्रीथा के आंसुओं से भी संघर्ष को कोई फर्क नहीं पड़ा और संघर्ष ने उसे किस करते हुए उसे अपनी आगोश में ले लिया, जिससे प्रीथा की एक दर्द भरी चीख निकल गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन संघर्ष अपनी मनमानी करने में लगा रहा। उस पूरी शाम से लेकर रात तक न जाने कितनी ही बार संघर्ष प्रीथा के करीब आया। न जाने उस रात प्रीथा कितनी बार बेहोश हुई, लेकिन अब उसकी इज्जत जा चुकी थी, वो भी ऐसे आदमी के साथ जिसके घर में वो एक मामूली सी सर्वेंट थी। आज उसे खुद की बेबसी पर रोना आ रहा था। उसे खुद के इतने कमजोर होने पर अफसोस हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि संघर्ष के जिम में बनाई हुई बॉडी के सामने प्रीता का नाजुक शरीर बिल्कुल ऐसा था मानो किसी हाथी के सामने चींटी हो। फाइनली काफी देर तक प्रीता के साथ लव मेक करने के बाद संघर्ष को थोड़ी शांति मिली और वो वैसे ही प्रीता के ऊपर ही गिर गया और उसकी आंखें लग गईं। इस सेशन की वजह से प्रीता भी बहुत ज्यादा थक गई थी और वो तो संघर्ष से पहले ही गहरी नींद में जा चुकी थी। उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। उसके पूरे शरीर में काटने और नोचने के निशान बने हुए थे और गालों पर आंसुओं के निशान छप गए थे। अगली सुबह संघर्ष अपने कमरे में था। उसके सिर में इतना दर्द हो रहा था मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे उसका सिर फट ही जाएगा। उसने अपना एक हाथ अपने सिर पर रखा और उठकर बेड पर बैठा। थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें पूरी तरह से खुली तो वो अपने आसपास देखकर शॉक रह गया। उसके कमरे में हर तरफ तोड़फोड़ मची हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उस कमरे में रात में लड़ाई हुई थी। उसने अपने बगल में देखा तो उसके बिस्तर पर उसके साथ ही एक लड़की आपत्तिजनक अवस्था में सोई हुई थी। उस लड़की की पीठ संघर्ष की तरफ थी और चेहरा दूसरी तरफ घूमा हुआ था, जिस वजह से संघर्ष उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, पर उस लड़की की पीठ पर नाखून के और लव बाइट के निशान देखकर रात की कहानी बयां की जा सकती थी। ये देखकर तो संघर्ष की पूरी नींद उड़ गई। उसने एक नजर अपने आप को देखा तो उसके आधे बॉडी पर ब्लैंकेट कवर किया हुआ था। उसने अपनी बॉडी से धीरे से ब्लैंकेट उठाया तो उसकी देह पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब तो उसका सर ही घूम गया कि अचानक से उसके साथ ये क्या हो गया। उसके हाथों की मुट्ठियां कस गईं, लेकिन फिलहाल वो कुछ भी नहीं कर सकता था। अभी वो कुछ सोचता कि उसे बाहर की आवाज सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था कि अरोड़ा मेंशन में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था और बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। संघर्ष को समझ में नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा था। अभी वो कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही उसके डोर पर नॉक हुआ। उसे समझ नहीं आया कि वहाँ कौन है। उसने अपने आसपास देखा तो उसके कपड़े वहीं जमीन पर बिखरे हुए थे। उसने जल्दी से अपना शॉर्ट्स उठाया और उसे पहन लिया। उसके बाद उसने अपना डोर खोला तो सामने अभिराम जी और नताशा जी खड़े थे। जहां अभिराम जी के चेहरे पर परेशानी के भाव थे, वहीं नताशा जी को देखकर समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त क्या सोच रही हैं। अभिराम जी संघर्ष से कुछ कहने ही वाले थे कि उन्होंने बेड पर सोती हुई लड़की की तरफ देखा और उनकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। अब आते हैं वापस। ये सब सोचते सोचते प्रीता बहुत दूर निकल आई थी और वो अपने ही ख्यालों में गुम थी। तभी गाड़ियों के हॉर्न से उसकी तंद्रा टूटी। प्रीता ने आसपास नजरें घुमाई तो उसने खुद को एक छोटे से घर के सामने पाया। उस एरिया में इस तरह के छोटे छोटे से घर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बने हुए थे। ये एरिया मुंबई से बाहर का इलाका था, जिस वजह से यहाँ बहुत ज्यादा चहल पहल नहीं थी। प्रीता ने अपनी साड़ी के पल्लू से अपने चेहरे को अच्छे से पोंछा और उस छोटे से घर की तरफ बढ़ गई। अभी वो अंदर जाती कि उसे बर्तनों के खनखनाहट के साथ एक औरत के चिल्लाने की भी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो वो औरत किसी पर चिल्ला रही हो, किसी पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हो। प्रीता ने थोड़ा ध्यान से सुनने की कोशिश की। कहती थी मैं कि इसे पहले यहाँ से चलता करो, इसकी वजह से पहले हमारे घर के हालात ठीक नहीं थे। जहाँ गई वहाँ पर भी इसने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अब बताइए, अगर इसकी वजह से हमारे ऊपर बात आ गई तो हम क्या करेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि आखिर ये किसके यहाँ काम करने जाती थी जो अपना मुंह काला करवा कर आई। इन बड़े और अमीर लोगों के चोचले में अच्छे से जानती हूँ। अरे मैं तो टीवी सीरियल देखती हूँ, मुझे अच्छे से पता है ये लोग अपना बदला लेने के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं। आज सिर्फ इस लड़की की वजह से हमें वो शक्कू इतना कुछ सुनाकर चली गई।
कहीं ऐसा ना हो कि वो आकर हमारे सिर पर बैठ जाए। मैंने तो पहले ही मना किया था। आखिर जो लड़की जन्म होने के साथ ही अपने माँ बाप को खा गई, उसके ग्रह नक्षत्र कैसे ठीक हो सकते हैं? उसके पैर ही खराब हैं। पर आपने बिल्कुल नहीं सुनी। अब देखो इसकी वजह से हमें क्या क्या सुनना पड़ रहा है। अरे चंपा शांत हो जाओ। और मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। वैसे भी वो बच्ची वहाँ अकेले ठंड में मर जाती, इसलिए उसे यहाँ लेकर चला आया। मुझे नहीं पता था कि उसकी कुंडली का दोष हम सब पर भी लग जाएगा। ये सुनकर चंपा अपने पति की ओर गुस्से से घूर कर देखते हुए बोली, सही में आपको नहीं पता था? अरे उस पंडित ने पहले ही कह दिया था कि नवग्रह दोष से पीड़ित है ये। उसी समय मैंने आपको मना किया था। अरे आखिर हमारे घर के हालात कौन से ऐसे ठीक थे? उस पर आपने उसे लाकर हमारे सिर पटक दिया। जिस पर वो आदमी चंपा को शांत करवाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, अब शांत हो जाओ, अब तो चली गई ना वो। इस पर चंपा एक तंज भरी मुस्कान उस आदमी को देते हुए बोली, चली कहाँ गई? देखना घूम फिर कर यहीं वापस आ जाएगी। सुना मैंने कि उस शक्कू ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। आखिर मुफ्त की रोटी भी तोड़नी है उसे। बाहर जाएगी तो काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो बैठे बैठे ही महारानी को खाना मिल जाता है, तो भला वो कहीं और क्यों जाएगी? देखना घूम फिर कर यहीं वापस आएगी। प्रीथा ने ये सब सुना और अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वो वापस से पीछे मुड़ गई और उसने अपने हाथ से अपने आंसू पोंछे और आगे की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन तभी किसी ने उसे आवाज लगाकर रोक दिया। प्रीथा, तुम यहाँ पर? तो आखिर कौन है ये चंपा, और किसने रोका है प्रीथा को? जिसके पास रहने का ठिकाना नहीं, वो कैसे ढूंढ पाएगी अपनी मंजिल? जानने के लिए सुनते रहिए बेशर्म इश्क। बेशर्म इश्क एपिसोड 6। मुझे तुम्हारा छोटे कपड़े पहनना नहीं पसंद। प्रीथा ने पीछे मुड़कर उस इंसान की तरफ देखा जिसने उसे आवाज लगाई थी। ये उसका बेस्ट फ्रेंड राहुल था। राहुल ने जैसे ही प्रीथा को देखा, वो भागकर उसके पास आया और उसे झट से गले लगा लिया। प्रीथा अभी भी वैसी ही खड़ी थी। कुछ वक्त के बाद राहुल ने प्रीथा को अपने से दूर किया और उसके दोनों कंधों पर अपने दोनों हाथ रखकर उससे कहा, तुम कब आई और तुम कितने दिनों तक रहने वाली हो यहाँ पर? तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हें कितना ज्यादा मिस किया? प्रीथा राहुल की बात सुनकर कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी उसकी नजर राहुल के पीछे गई, जहाँ पर चंपा और उसके पति दोनों खड़े होकर प्रीथा को ही घूर रहे थे। चंपा आगे आई और राहुल को लगभग धक्का देते हुए प्रीथा के सामने खड़ी हो गई और चमचा दिखाते हुए बोली, अब यहाँ पर क्या लेने आई हो? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया है। जहाँ पर भी जाती है वहाँ बर्बादी अपने साथ लेकर जाती है। मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे, प्लीज यहाँ से चली जाओ। हमें और परेशान मत करो, हम पहले ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। तुम यहाँ रहोगी तो हमारी परेशानियाँ कम होने के बजाय और बढ़ जाएंगी। हम तुम्हें और नहीं झेल सकते। जहाँ से आई हो वहीं वापस जाओ, यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज। ये सब कहते हुए चंपा के दोनों हाथ जुड़े हुए थे, यहाँ तक कि उसकी सूरत बिल्कुल रोने जैसी हो गई थी। प्रीथा ने चंपा की ये हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह आगे बढ़ी और चंपा के हाथों पर अपना हाथ रखने वाली थी, लेकिन तभी चंपा 2-3 कदम पीछे हट गई और अपना सिर ना हिलाते हुए बोली, नहीं नहीं, हमें मत छूना। ऐसे ही हम कम समस्या में नहीं है जो तुम हमें और भी प्रॉब्लम में डाल रही हो। प्लीज यहाँ से चली जाओ और दोबारा लौट कर मत आना। चंपा की बात सुनकर राहुल हैरानी से कभी चंपा को तो कभी प्रीथा को देखे जा रहा था। राहुल चंपा के सामने आया और हैरानी से बोला, ये आप क्या कह रही हैं चाची? थोड़ा देखकर तो बोलिए कि आप कहाँ पर क्या बोल रही हैं, और आप प्रीथा को ऐसे कैसे बोल सकती हैं? ये उसका भी तो घर है, वो जब चाहे आ सकती है। इस पर चंपा जो प्रीथा को देख रही थी, उसने राहुल की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे ऊपर नहीं बीती है ना, इसलिए तुमको नहीं पता है। तुम्हें नहीं पता इस लड़की के ऊपर नक्षत्र दोष है। ये जहाँ भी जाएगी अपशगुन, बर्बादी और बुरी चीजों को बुलावा ही देगी, इसलिए मैं इसे अपने घर में तो नहीं रखूंगी। अगर तुम्हें इसे अपने घर ले जाना है तो शौक से ले जाओ, मैं कुछ भी नहीं कहूंगी। राहुल ने पीछे मुड़कर प्रीथा की तरफ देखा तो प्रीथा की आंखें बिल्कुल खाली थी। ऐसा लग रहा था कि मानो प्रीथा में जान ही नहीं है। उसका चेहरा भावहीन था, उसके दोनों हाथ भी हवा में थे और उसका चेहरा देखकर बताया नहीं जा सकता था कि इस वक्त वो क्या सोच रही थी। राहुल को प्रीथा को ऐसे देखकर उस पर बहुत ज्यादा दया आ गई। आखिर वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो उसे इस समय में अकेला कैसे छोड़ सकता था? उसे नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या था, लेकिन जो भी था वो अपनी दोस्त की मदद करने से पीछे नहीं हट सकता था। उसने प्रीथा का हाथ पकड़ लिया और चंपा की तरफ देखते हुए कहा, ठीक है, अगर आपको नहीं रखना तो मत रखिए,
लेकिन प्रीथा मेरी दोस्त है और इस नाते मैं उसका पूरा साथ निभाऊंगा। मैं प्रीथा को अपने घर ले जाऊंगा। इतना कहकर वो प्रीथा की तरफ मुड़ा और उससे बोला, चलो प्रीता, हम मेरे घर चलेंगे। राहुल ने एक नजर चंपा और उसके पति की तरफ देखा और उसके बाद प्रीथा का हाथ पकड़कर वो आगे चलने को हुआ, लेकिन उसे महसूस हुआ कि प्रीथा आगे नहीं बढ़ रही। इसलिए राहुल ने कंफ्यूजन से पूछा, तुम्हें क्या हुआ है, चल क्यों नहीं रही हो? प्रीथा ने एक गहरी सांस ली और उसने राहुल का हाथ अपने हाथों से हटाया और उसे देखते हुए बोली, तुम जाओ राहुल, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। प्रीथा की बात सुनकर राहुल ने फिर से प्रीथा की कलाई को पकड़ते हुए कहा, तुम पागल हो गई हो क्या? समय देख रही हो, इतनी रात हो गई है, अब तुम जाओगी कहाँ पर? आज रात मेरे घर रुक जाओ। राहुल की बात पर चंपा बोली, सिर्फ आज ही नहीं, पूरी जिंदगी भर इसे सिर पर बैठाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि ससुराल तो ये जाने से रही। आखिर इसके ससुराल वालों ने इसे निकाल जो दिया है। क्या? चंपा की बात सुनकर राहुल हैरानी से चंपा को देखने लगा, तो चंपा प्रीथा की तरफ देखकर बोली, और क्या? पूछो अपनी बेस्ट फ्रेंड से कि वो क्या करके आई है कि उसे ससुराल वालों ने उसे घर से धक्का मार के बाहर निकाल दिया। अब राहुल प्रीथा की तरफ देखने लगा, लेकिन उसे पता था कि प्रीथा उसे अब भी कुछ नहीं बताने वाली, क्योंकि वो प्रीथा की आदत अच्छे से जानता था। वो चाहे कितने भी दर्द में क्यों ना हो, लेकिन अपना दर्द सामने वाले के साथ कभी भी शेयर नहीं करती थी। राहुल ने अब अपने दोनों हाथों से प्रीथा का चेहरा भरते हुए कहा, देखो प्रीथा, अगर कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ ना, मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और दोस्त होते ही इसलिए हैं। बताओ, किसी ने कुछ कहा, कुछ हुआ है क्या? और तुम इतनी रात को अकेले कहाँ से आ रही हो? अब जाकर राहुल को ध्यान आया कि प्रीथा किस हालत में थी। अब उसकी नजर प्रीथा के कपड़ों पर गई तो उसने एक बहुत ही पुरानी साड़ी लपेट कर रखी थी। राहुल हैरानी से प्रीथा को देखकर बोला, ये किसके कपड़े पहन रखे हैं तुमने? ये तुम्हारे तो नहीं लग रहे हैं। और तुम्हारी शादी किससे हुई? मैंने तो सुना था कि तुम्हारे होने वाले पति की एक्सीडेंट में मौत हो गई। दरअसल प्रीथा की शादी के वक्त राहुल की परीक्षा होने के कारण वो दिल्ली गया हुआ था और वापस आने के बाद उसकी मां ने उसे सिर्फ प्रीथा के होने वाले पति की मौत की बात बताई। उन्होंने प्रीथा को जबरन उसके ससुराल भेजने वाली बात छुपा दी और ये कहकर टाल दिया कि प्रीथा किसी रिश्तेदार के यहाँ गई है। उन्हें अच्छे से पता था कि आने के बाद राहुल को अगर प्रीथा के साथ हुई जाति के बारे में पता चला तो वो जरूर चंपा से सवाल करेगा और वो अपने बेटे को किसी तरह की बहस में नहीं फंसने देना चाहती थी। पर प्रीथा ने उसकी बात को इग्नोर किया और राहुल की आंखों में देखते हुए बोली, मेरी मंजिल मुझे ही तय करने तो राहुल, वैसे भी अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। इतना कहकर उसने राहुल का हाथ अपने चेहरे से हटाया और वहाँ से चली गई। राहुल बस उसे जाता हुआ देखता रहा। वो जानता था कि प्रीथा बहुत जिद्दी है, अगर उसने कुछ ठान लिया तो वो उसे करके ही रहेगी। वो किसी का कहना नहीं मानती थी। प्रीथा को इस तरह देखकर उसके दिल में दर्द हो रहा था। प्रीथा को उसने हमेशा से ही हंसते खिलखिलाते हुए देखा था, चाहे वो कितने भी दर्द में रहती थी, लेकिन ये उसके चेहरे पर कभी नहीं आता था। लेकिन आज जो प्रीथा उसके सामने थी वो कहीं से भी उसकी दोस्त नहीं लग रही थी। ये प्रीथा वो थी जिसे उसने कभी देखा ही नहीं था। वहीं दूसरी तरफ मुंबई के कमर्शियल एरिया में एक छोटी सी बेकरी, जहां पर एक लड़की जो लगभग 22 से 23 साल की होगी, अपने बेक किए हुए केक को डेकोरेट कर रही थी और साथ में गाना भी गुनगुना रही थी। उसके ठीक पीछे एक जो कि अधेड़ उम्र का इंसान था, लगभग 50 से 55 साल का, वो पीछे से उस लड़की को देख रहा था। काफी वक्त तक जब उस लड़की ने उस आदमी को पीछे मुड़कर नहीं देखा तो वो आदमी आगे आया और उसने अचानक ही उस लड़की का हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर वो लड़की घबरा गई और पीछे हट गई। लेकिन उस आदमी ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। उस आदमी को देखकर उस लड़की की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं और उसने एक नजर अपने शॉप के मेन गेट की तरफ देखा। उसके बाद वो फिर से उस आदमी की तरफ पलट गई। वो आदमी उसकी हैरानी भरी नजरों में सवाल साफ देख पा रहा था। उसने हंसते हुए कहा, ये सोच रही हो ना कि जब तुमने गेट लॉक किया था तो मैं अंदर कैसे आ गया? तो डार्लिंग, तुम भूल रही हो कि ये मेरी शॉप है और इसकी अलग से एक की मेरे पास भी मौजूद होती है। फिर वो उससे थोड़ा और करीब आते हुए बोला, और कुछ दिनों में इस शॉप के साथ साथ तुम भी मेरी हो जाओगी। इतना कहकर उस आदमी ने उस लड़की को एक डेविल स्माइल दी। उस लड़की को उस आदमी की स्माइल बहुत ज्यादा घिनौनी लग रही थी। वो लड़की अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, छोड़ो मुझे, और तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम किसी के भी पर्सनल स्पेस में ऐसे ही घुसे चले आ रहे हो। और क्या कहा तुमने? तुम्हारी शॉप?
मैं तुमसे बोल रही हूँ कि अगले 1 साल करंट में दे चुकी हूँ इस शॉप के लिए, और तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इस तरह से कभी भी लॉक खोलकर मेरे शॉप में घुस जाओ। इसलिए अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। ये कहते हुए उस लड़की की आंखों में आग धधक रही थी, लेकिन इससे भी उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो आदमी उस लड़की को ऊपर से नीचे देखते हुए बोला, वैसे मानना पड़ेगा, क्या किस्मत पाई है मैंने, जो मुझे एक कमाऊ बीवी मिलने वाली है, जिसने शादी से पहले ही मेरा दिल जीत लिया। इतना कहकर उस आदमी ने सामने रखे केक को देखा, जो अभी आधा ही डेकोरेट हुआ था। उस आदमी ने झुककर उस केक को अपने मुंह से हल्का सा काट लिया और अपनी आंखें बंद कर उसके मजे लेते हुए खाने लगा। ये देखकर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। ये आदमी उसकी पूरी मेहनत बर्बाद करने पर तुला था। वो अपने ऑर्डर का केक बना रही थी, लेकिन इसने उसे खराब कर दिया। तो वो लड़की गुस्से से उस आदमी से बोली, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये क्या किया तुमने? ये मेरे ऑर्डर का केक था, मुझे इसे कल ही डिलीवर करना था और तुमने पूरे केक का सत्यानाश कर दिया। अब छोड़ो मुझे, यहाँ से निकलो। ये कहकर अपना हाथ छुड़ाने लगी, लेकिन भला उस मोटे आदमी के सामने वो नाजुक सी लड़की क्या ही कर पाती। वो आदमी उस लड़की को अपने करीब खींचते हुए बोला, वैसे तो तुम शोला हो, बस एक बार मेरे बिस्तर पर आ जाओ तो मैं तुम्हारी पूरी गर्मी निकाल दूंगा। इतना कहकर उसने अपनी एक आंख विंक कर दी। वहीं उस आदमी की इस हरकत पर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस बात पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। वो बस गुस्से से उस आदमी को घूरे जा रही थी। वहीं उस आदमी ने उस लड़की का हाथ छोड़ा और उसे एक बार फिर से ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोला, और तुम अब सूट पहनना सीख लो। अगर सूट नहीं पहनना तो साड़ी पहन लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, उसमें तो ज्यादा आसानी होगी ना। ये कहकर उस आदमी ने अपनी एक आई विंक कर ली और वहां से गाना गुनगुनाते हुए चला गया, और उस लड़की की मुट्ठियां कसी की कसी रह गईं। उस लड़की के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि अगर अभी उसे मौका मिलता तो वो उस आदमी का सिर फोड़ देती, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि आखिर ये उसकी शॉप थी और वो शॉप का ओनर था। इतनी मुश्किल से तो उसे ये शॉप मिली थी। अब वो अपनी बेवकूफियों की वजह से इतना अच्छा मौका हाथ से नहीं जाने दे सकती थी। उसने खुद को शांत किया और खुद से ही कहा, कोई बात नहीं प्राप्ति, यहाँ तक आए हैं तो आगे भी बढ़ जाएंगे, और इन लोगों का क्या है, ऐसे तो आगे भी 36 मिलेंगे। इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपना काम छोड़कर घर पर बैठ जाऊं। आखिर कौन है प्राप्ति, और संघर्ष अब तक चुप क्यों है? क्या कोई नई मुसीबत कर रही है प्रेथा और प्राप्ति का इंतजार? जानने के लिए सुनते रहें बेशर्म इश्क।